जय हिंद दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे आईआर अध्ययन उपागम यथार्थवाद पे हम चर्चा कर चुके हैं। अभी बात करेंगे नव यथार्थवाद पार्ट 2 नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद का जो प्रकाश में लाने वाले हैं और सबसे पहले जो विचारक हैं वो कौन है? केनेथ वाल्टेज। यानी इनके आप नव यथार्थवाद का जन्मदाता किसको मान सकते हैं? केनेथ वाल्टेज को। अभी जो यथार्थवाद था, जो मार्गेंथाउ का, उसके अंदर कुछ समीक्षा करके, कुछ सुधार करके क्या किया? नव यथार्थवाद आया। तो पहले हम इनके देखेंगे कुछ समर्थक, जैसे कि और जोसेफ नाई, जोसेफ ग्रीचो, सेम नाम जोसेफ ग्रीचो, जोसेफ नाई, रेमंड आरो, इस टाइप के लोग भी क्या हैं? इनके समर्थक हैं। तो नव यथार्थवाद है क्या? अभी हम देखेंगे कि नव यथार्थवाद से भिन्न किस प्रकार से है। नव यथार्थवाद यथार्थवाद बोलता है कि जो आईआर है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इसमें कौन भाग लेंगे? नेता भाग लेंगे। और नव यथार्थवादी क्या बोलते हैं? इसके अंदर कौन भाग लेंगे? इसके अंदर एक संरचना है, अंतर्राष्ट्रीय या राज्यों की क्या है? एक संरचना है, संरचना बनी हुई है। वो क्या करती है? आईआर के अंदर भाग लेती है। सबसे पहला डिफरेंस ये है, यानी ये क्या बोलते हैं? एक संरचना है जो कि भाग लेती है। संरचना को क्या मानते हैं? ये अराजक मानते हैं। और उदाहरण देते हैं जैसे कि यूएसए और अरब। ये जो क्या है? यूएसए क्या है? एक अराजक है। वो अपने ऊपर किसी भी संस्था का, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी संस्था को क्या मानता है? वो अपने हर संस्था को क्या मानता है? अपने अधीन मानता है, यानी कि वो सर्वोच्च मानता है। तो वो क्या हो गया? अराजक हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर नव यथार्थवाद से भिन्न है, क्योंकि वो बोलता है कि नेताओं से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व है उसमें क्या एक संरचना है। इस प्रकार का विचार क्या करता है? देता है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि ये जो विचारक हैं वो इस प्रकार से समझाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो संरचना है वही क्या करती है? संबंधों को स्थापित करती है, संबंधों को स्थापित करती है। यानी कि जो संरचना बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशनों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उसी से क्या होते हैं? संबंध स्थापित होते हैं। और हर देश का, इनका एक और सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, वो बोलता है हर देश अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है और उसके लिए क्या करता है? वो एक दूसरी संरचना के साथ क्या करता है? संबंध बनाता है। अस्तित्व हर देश का सबसे मुख्य एम क्या है? अगर नव यथार्थवाद के हिसाब से सोचें तो क्या बोला जाएगा? हर देश अपने अस्तित्व को क्या करता है? बनाए रखने के लिए क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनों में भाग लेता है। नेक्स्ट, अभी नव यथार्थवाद को भी एक राजनीतिक शास्त्री जिन्होंने क्या किया? दो भागों में बांट दिया। नव यथार्थवाद को दो भागों में किसने बांटा? मियर साइमर करके एक राजनीतिक शास्त्री हैं। उन्होंने क्या किया? इनको भी दो भागों में बांटा। एक को आक्रमक नव यथार्थवाद और एक रक्षात्मक यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। यानी तो आक्रमक जो नव यथार्थवाद है उसके अंदर क्या बोलता है? वो ये बोलते हैं कि युद्ध आवश्यक है, यानी कि युद्ध से ही क्या किया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर हित को क्या किया जा सकता है? साध्य किया जा सकता है। जो रक्षात्मक जो नव यथार्थवादी हैं, जो मियर साइमर ने जो बांटा है, उसमें रक्षात्मक वाला इसे मान लो कि वो क्या मानते हैं? अपनी देश की रक्षा के ऊपर ध्यान करने से क्या हो सकता है? अपनी शक्ति या अपने हित क्या हो सकते हैं? प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार के विचार दिए हैं। अभी जैसे कि हम आक्रमक जो, इसमें क्या है? वीरेंद्र सहवाग का उदाहरण दे सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग का। और इसमें किसका? राहुल द्रविड़ का उदाहरण दे सकते हैं। यानी कि जो नव यथार्थवाद के अंदर जो आक्रमक जो शैली है उसमें क्या है? वीरेंद्र सहवाग, यानी कि दूसरे देश
के अंदर दूसरे देश के ऊपर आक्रामक हो जाओ, जिससे आपके हित क्या होंगे, हमेशा सुरक्षित होंगे। और ये बोलते हैं कि अपनी रक्षा के ऊपर ध्यान दो, जिससे आपके हित क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे कि राहुल द्रविड़, आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो। अभी ये जो नव यथार्थवाद है, इसी से आगे एक और नव यथार्थवाद की जो ये वाली टांग है, रक्षात्मक यथार्थवाद, इसी से क्या निकला है, एक और विचार निकला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, उसको बोलते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद उपागम, इसके बारे में अभी देखेंगे। प्रकार्यवाद उपागम में क्या है, सबसे पहले इसके समर्थक जैसे कि डेविड मेट्रनी या मैत्रेयी करके आपको लिखा मिलेगा, उसको आपने क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद में क्रिस्टोफर नाई और पॉल टेलर, क्रिस्टोफर नाई और टेलर, ये क्या है, इनके समर्थक हैं। यानी कि कार्यात्मक या प्रकार्यवाद, हाँ प्रकार्यवाद जो उपागम है, उसके जो समर्थक हैं डेविड मेटरनी, क्रिस्टोफर नाई और टेलर, ये क्या है, इनके समर्थक हैं। ये किस प्रकार का विचार देता है उसको हम देखते हैं। ये जो नव यथार्थवाद की जो रक्षात्मक जो लैग थी नव यथार्थवाद की, उसी से आया है। इसका मुख्य जो समर्थक है वो मैं आपको बता चुका हूँ, डेविड मेटरनी, अगेन आप सुन सकते हैं। उसके बाद में ये जो उपागम है वो क्या बताता है, वो ये उपागम ये बताता है कि वैश्विक नव उदारवादी या वैश्वीकरण को क्या करते हैं ये लोग, सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये प्रकार्यवादी ये बताते हैं कि आदमी क्या है, संघर्ष से नहीं सहयोग से भी क्या हो सकता है, काम बन सकता है, क्योंकि आदमी क्या है, विवेकशील है और बौद्धिक है। यानी कि ये बताते हैं ये किसको फॉलो करते हैं, नव उदारवादी या वैश्वीकरण, यानी पूरे इस विश्व एक है, पूरे विश्व के अंदर एक संस्था भी हो सकती है। यानी कि पूरा विश्व हर कोई क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, जिससे क्या होगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा और उसी से क्या होगा, आदमी क्या है, विवेकशील है, बौद्धिक है, इससे क्या होता है, सहयोग होता है और इससे क्या होता है, विश्व व्यवस्था बनती है। और इससे अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति का उसमें हितों का क्या होता है, हितों का साध्य या हितों की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से समझे। अगेन इसको फिर समझे। प्रकार्यवाद डेविड मेटरनी के द्वारा दिया गया ये नव उदारवादी या वैश्वीकरण पर आधारित है। ये बोलता है कि विश्व के अंदर हितों को साधने के लिए सहयोग, और मनुष्य अपने विवेक से भी क्या कर सकता है, हितों को साध्य कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ये जो प्रकार्यवाद है इस प्रकार के विचार देता है। नेक्स्ट, जैसे कि हम इसको सामान्य पहलुओं में अगर आगे देखें तो भारत और पाक, आज के अगर परिदृश्य में हम देखें, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दों के ऊपर, जैसे कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क या अन्य जैसे प्लेटफॉर्म, कोई भी जैसे एससीओ, इसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों क्या है, सदस्य दुश्मन होने के बावजूद, तो ये क्या हो सकते हैं, अपने हितों की पूर्ति या आर्थिक हितों की, सामाजिक हितों की, सांस्कृतिक हितों की क्या हो सकती है, यहाँ पे पूर्ति हो सकती है। यानी कि ये इसका एक तरह से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि स्पिल ओवर, ये क्या देते हैं, स्पिल ओवर थ्योरी, यानी कि बिखराव का, ये स्पिल ओवर थ्योरी जो है, यानी बिखर जाने का सिद्धांत, जो बिखर जाने का सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है, प्रकार्यवाद से है। किस तरीके से है, यानी कि अगर हम एक क्षेत्र में सहयोग करेंगे तो दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, अपने आप लिंक होता है। जैसे हम अगर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हमारे दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे तो दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या होता है, संबंध धीरे धीरे
सुधर सकते हैं। इस प्रकार का विचार कौन देता है? प्रकार्यवादी उपागम देता है। नेक्स्ट, ये जो उपागम है वो भू राजनीतिक से भू अर्थनीति, यानी कि जो हमारे जो पहले हम बोलते थे जियो पॉलिटिक्स, ये जियो पॉलिटिक्स को छोड़ के जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जियो इकोनॉमिक्स की क्या करते हैं? बात करते हैं। कौन? प्रकार्यवादी, डेविड मेटरनी वाले। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और ये बोलते हैं कि विश्व के अंदर जो अराजक व्यवस्था है, कौन बोलता है? अराजक व्यवस्था कौन बोलता है? नव यथार्थवादी। तो जो अराजक जो व्यवस्था है वो हमेशा बरकरार नहीं रहती। ये कौन बोलता है? अराजक व्यवस्था हमेशा क्या रहती है? बरकरार नहीं रहती है। उसके साथ में क्या चलता है? सहयोग भी चल सकता है। यानी कि अगर हम कुछ समय के लिए अराजक व्यवस्था है तो उसके अंदर एक अगली स्टेज भी क्या होता है? सहयोग की भावना भी आती है। ये विचार कौन देता है हमारे को? प्रकार्यवादी सिद्धांत देते हैं। अभी एक इसी प्रकार्यवादी के अंदर ये नव प्रकार्यवादी उपागम भी आया है, उसको हम समझ लेते हैं। आज का टॉपिक का लास्ट, नव प्रकार्यवादी। नव प्रकार्यवादी जो लोग हैं, इनके अंदर जो सबसे मुख्य है, जो आपको ध्यान में रखना है, उनका नाम है अर्नेस्ट हॉस्ट। अर्नेस्ट हॉस या ह्रास, ऐसा करके आपको नाम मिलेगा। तो क्या करना है आपने? नव प्रकार्यवादी से संबंधित समझना है। नव प्रकार्यवादी उपागम क्या बोलता है? वो प्रकार्यवादी उपागम से एक कदम आगे जाकर ये क्या करते हैं? जो प्रकार्यवादी उपागम था, जो किसका था? प्रकार्यवादी उपागम जो केनेथ वोल्टेज का था, उसी से एक कदम आगे जाकर, नहीं, डेविड मेटरनी वाला, उसी से एक कदम आगे जाकर क्या बोलते हैं कि जो सहयोग है, वो बोलते हैं सहयोग हो सकता है। अराजक के बाद सहयोग हो सकता है। यानी कि नव यथार्थवादी बोलते हैं अराजक होगा, अभी प्रकार्यवादी बोलते हैं सहयोग होगा। तो ये इससे एक कदम आगे ये बोलते हैं व्यापक सहयोग हो सकता है। व्यापक सहयोग हो सकता है और विश्व के अंदर क्या बन सकती है? एक विश्व व्यवस्था बन सकती है। जैसे कि उदाहरण दे सकते हो आप EU के अंदर 28 कंट्री जो एक साथ क्या करती है? एक ही संविधान के अंदर, एक ही संसद के अंदर, एक ही प्रशासनिक या जो क्या बोलते हैं संस्थाओं के अंदर क्या कर रहे हैं? कार्य करते हैं। ये आप क्या समझ सकते हो? इसको उदाहरण समझ सकते हो। जैसे कि आजकल इसी से इसका एक सामान्य पहलू और देखते हैं। जैसे आजकल जो समस्याएं वो क्या हो रही है? साझी हो रही है। नव प्रकार्यवादी, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अर्नेस्ट हॉस इसका क्या है? मुख्य समर्थक है। ये बोलते हैं कि आजकल जो समस्याएं हैं वो साझी हैं। समस्याएं क्या हैं? समस्या क्या है? साझी हो रही है। जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, इन सब से म्यूचुअल सहयोग या म्यूचुअल हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम लड़ाई लड़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। यानी कि नव प्रकार्यवादी जो उपागम है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो ये बोलता है कि सहयोग भी होगा, वो भी क्या हो सकता है? व्यापक हो सकता है। पूरे विश्व के अंदर क्या बन सकती है? एक विश्व व्यवस्था बन सकती है। तो आज हमने 2 पार्टों के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन के उपागमों के बारे में चर्चा की है। हमने सिर्फ अभी तक किसके बारे में? आदर्शवाद और यथार्थवाद के बारे में चर्चा डिटेल में की है। आगे जो परंपरागतवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद उपागम जो है, उनके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आगे भी इसी जोश से हम क्या करेंगे? वीडियो को अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? आपको नेक्स्ट उपागमों को समझाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। कर दे।